हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैटकेम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम लोग सीएसआईआर ने जून 2025 के केमिकल साइंस के कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस देखेंगे जो कि मेमोरी बेस्ड हैं। आप सभी के लिए मैं एग्जाम देने गया था सीएसआईआर नेट केमिकल साइंस का, और आप में से कई लोगों के कमेंट आने लगे कि मैं सीट खराब कर रहा हूँ। सीट नहीं खराब करता हूँ, सिर्फ पेपर देखने गया था, कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करके नहीं आता हूँ, ठीक है? तो इसलिए इसकी टेंशन मत लेना। तो वहां पर जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हम लोगों ने करे उसका एक लाइव सेशन भी हम लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल पर करा है। उम्मीद है आप सभी लोगों ने देखा होगा। वो तो उसी दिन किया था जिस दिन पेपर हुआ था, बट अब मैंने लगभग लगभग सारे के सारे फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस निकाल लिए हैं और पार्ट सी के 17 फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन आज आपके सामने लेकर आया हूं। पार्ट सी में 17 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हो, 20 आते हैं जिसमें से 17 हम लोग आज सॉल्व कर डालेंगे। और पार्ट बी में 10 क्वेश्चन, पार्ट बी के 10 क्वेश्चन। तो इसमें भी लगभग 12-13 क्वेश्चन ही होते हैं। तो लगभग सारे के सारे फिजिकल केमिस्ट्री के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके अलावा, इससे पहले मैं इसको स्टार्ट करूं सॉल्यूशन को, एक इंपॉर्टेंट बात है आप सभी के लिए कि अगर आप सीएसआईआर नेट दिसंबर 2025 की तैयारी करना चाहते हैं तो मैटकेम क्लासेस एक नए बैचेस स्टार्ट कर रही है जिसमें हम कंप्लीट जीरो से प्रिपरेशन कराने जा रहे हैं आपको, जीरो से लेकर जेआरएफ तक, ठीक है? और ये आपका कैटलिस्ट बैच है। तो अगर आप 5 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं मैटकेम क्लासेस के नए बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें एक रिकॉर्डेड बैच स्टार्ट हो रहा है जिसमें कंप्लीट सिलेबस एट द टाइम ऑफ एडमिशन विद टेस्ट सीरीज विद एवरीथिंग आपको 4999 में सिर्फ 5 अगस्त तक के लिए ऑफर है। ये मिल सकता है। 5 अगस्त से इसमें क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी एज पर द शेड्यूल। आपको एक शेड्यूल मिलता है, सारी वीडियोस मिलती हैं, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको वीडियो देखनी होती है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर मैं लाइव पढ़ना चाहता हूं ताकि मैं पढ़ पाऊं, क्योंकि रिकॉर्डेड बैचेस में क्या होता है ना, 10% स्टूडेंट ही होते हैं जो पढ़ते हैं, बाकी सारे के सारे स्टूडेंट्स अपने मन से शेड्यूल से पीछे हो जाते हैं, कभी किसी एग्जाम की तैयारी करने लगते हैं। तो इसलिए हम लोग इस बार लाइव बैच भी लेकर आ रहे हैं जिसमें 5 अगस्त से क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं और उसमें हम लोग पूरा का पूरा सिलेबस नवंबर एंड तक लाइव क्लासेस के थ्रू कंप्लीट कराएंगे और मैं और तेज सर लगभग पूरा का पूरा सिलेबस आपको पढ़ाएंगे इसमें लाइव, और कोई फैकल्टी आपको यहाँ पर पढ़ाता नहीं दिखेगा। उसकी फीस इतनी है, ठीक है? 5 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, इसमें ऑफर है, 20,000 वैसे फीस है, ठीक है? और आप चाहें तो इंस्टॉलमेंट में भी फीस सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा जून 2026 के लिए रिकॉर्डेड बैच और जून 2026 के लिए लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है, तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आप लोग को मैं इससे पहले सॉल्यूशन कराना स्टार्ट करूं, आप लोग मैटकेम क्लासेस का ऐप डाउनलोड करके दिसंबर 2025 या जून 2026 की तैयारी मैटकेम क्लासेस के साथ जुड़कर लाइव और रिकॉर्डेड बैचेस के साथ कर सकते हैं। तो चलिए आप क्या करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। पहले हम लोग पार्ट सी के फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका आया हुआ था, पहला क्या मतलब फर्स्ट क्वेश्चन वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि एक मोल मोनोएटॉमिक आइडियल गैस एक एटीएम पर, ऐसे लिखी हुई थी कि एक मोल मोनोएटॉमिक गैस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर इस साइकिल के थ्रू क्या करी जा रही है, घुमाई जा रही है, मतलब प्रोसेस किया जा रहा है उसको। कह रहा है कि एक से दो, 1 to 2 के लिए, एक से दो तक अगर हम जाएं, 1 to 2 यहां से ये, तो इस केस में रिवर्सिबल वर्क डन आपको निकालना था। तो आपको पता है कि जब आपका पीवी डायग्राम बनता है, ठीक है, तो पीवी डायग्राम के केस में आपका जो वर्क होता है वो क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। तो सीधा सीधा, और गैस क्या हो रही है देखो, 22.4 लीटर से 44.8 लीटर एक्सपेंड कर रही है। तो गैस एक्सपेंड हो रही है तो वर्क माइनस में आएगा सबसे पहली बात। तो यहां पर वर्क का जो फॉर्मूला है ना, आप डायरेक्टली इस एरिया को निकाल दीजिए। तो एरिया में आपका प्रेशर कितना है, 1 एटीएम। उसने लिख रखा था कि 1 एटीएम पर गैस है पूरी प्रोसेस के दौरान, ठीक है? और क्योंकि यहां पर प्रेशर की वैल्यू भी नहीं दे रखी थी, तो मतलब प्रेशर 1 एटीएम ही लेना था। और वॉल्यूम चेंज कितना है आपका, 22.4 लीटर, बस। तो यहां से आपका सीधा सीधा आंसर आना था कि 22.4 लीटर एटीएम। फिर लीटर एटीएम को आपको जूल में कन्वर्ट करना था और माइनस साइन लगना था। तो माइनस आपका 22.4 इंटू 1 लीटर एटीएम में अराउंड 100 जूल होता है, ठीक है? तो 100 जूल से आपको मल्टीप्लाई कर देना था, तो आपका लगभग -2.27 किलो जूल में आपका रिवर्सिबल वर्क निकला था। इसके बाद आइडियल गैस थी, चेंज इन एंथैल्पी पूछ रहा था, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या होता है, एनसीपीडीटी होता है, एनसीपीडीटी। तो 1 मोल हो गया, सीपी की वैल्यू, मोनोएटॉमिक गैस है तो 5/2r। तो देखो 3/2r होती है सीवी की वैल्यू मोनोएटॉमिक के लिए, और सीपी की वैल्यू सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर करोगे तो 5/2r आ जाएगी। तो यहां पर 5/2r, आर की वैल्यू आपने 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल में रखना था, और टेम्परेचर इसका कैसे निकालना था। तो देखो इस गैस के लिए आइडियल गैस आपको बता रखी थी, ठीक है? आइडियल गैस बता रखी थी, तो अगर इस पॉइंट पर ले लो 1 एटीएम है,
ठीक है, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी से आपको क्या कर देना था, टेम्परेचर निकाल देना था। पीवी इक्वल टू एनआरटी, भाई ये 1 एटीएम हो जाएगा, वॉल्यूम 22.4 लीटर हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 1 मोल हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 मोल, और इसकी वैल्यू 0.0821 लीटर एटीएम में रखनी थी। ठीक है, और यहां से आपको टेम्परेचर की वैल्यू निकालनी थी, तो T इज इक्वल टू 273 केल्विन के अराउंड आई थिंक आएगा आपका। ठीक है, फिर उसको आपने इसमें रख देना था यहाँ पर 273 केल्विन, और इससे आपका जो आंसर आता वो ये 5.6 किलो जूल वाला आंसर, ये आपका क्या था, करेक्ट आंसर था। ठीक है, तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन था, आसान था। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन तो एक ऐसा पूछ लिया आप सभी से कि C3 का पॉइंट ग्रुप जो है उसकी कैरेक्टर टेबल से स्टेटमेंट पूछ लिया। तो भाई ये तो सबको याद नहीं रहेगा C3 पॉइंट ग्रुप की कैरेक्टर टेबल, बट उसमें कुछ कुछ स्टेटमेंट आपको आइडिया लगा सकते थे आप। जैसे पहले बोल रहा था कि C3, C32 और C33 इक्वल टू E, ये सब एक ही क्लास में क्या करते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो गलत होता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट तो गलत होता है, क्योंकि कैरेक्टर टेबल में आपका क्या होता है, 2 इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन होती है, जिसमें से एक 2 डायमेंशनल होती है। ठीक है, और C3, C32 और C33 ये तीनों अलग अलग क्लास में आते हैं। ये क्या है, आपकी क्लास है। ठीक है, तो ये आपको अलग अलग कैरेक्टर टेबल में लिखा होता है। ठीक है, इसके बाद लिखा हुआ था कि X और Y आपस में रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट सही था। और लिखा हुआ था कि इसके पास एक 2 डायमेंशनल इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन थी। तो ये कुछ 2 ऑप्शन इसके करेक्ट थे। अब सारे ऑप्शंस तो इसके सही से याद नहीं है, बट ऐसा ही आपका क्वेश्चन आपका आया हुआ था डायरेक्टली। तो भाई ये तो देखिए, ये तो एक तरीके से इसको टफ में ही डालो, क्योंकि ये तो याद करने वाला क्वेश्चन हो गया, है ना, इसमें तो कुछ डायरेक्टली हम लोग बता नहीं सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया, मैं क्वेश्चन लिखता चलता हूं। ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 लिख दे रहा हूं मैं इसको। इसके बाद ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, ये पूछा हुआ था क्या, कि आपको दे रखी थी क्वेश्चन में, सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन था, आपको दे रखा था कि डिफ्रैक्शन एंगल्स 2 थीटा में दे रखे थे। ठीक है, और यहां पर गिवन था लैम्डा की वैल्यू 1.54 एंगस्ट्रॉम, ए की वैल्यू 4 एंगस्ट्रॉम, और इस केस में आपको थीटा 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 की वैल्यू दी हुई थी। पूछ रहा था कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन गलत है। तो देखिए, 2 ऑप्शन तो आपको ऐसे ही एलिमिनेट कर देने थे, क्योंकि एफसीसी में आपके या तो आइदर ऑल इवन या आइदर ऑल ऑड होने चाहिए। ठीक है, तो ये 111 200 220 311 ये एफसीसी वाला सही है। इसके बाद देखिए, यहां पर बीसीसी के केस में क्या होना चाहिए कि टोटल एडिशन H प्लस K प्लस L का एडिशन ऑड नहीं होना चाहिए। तो ये 111 में ठीक है, ये देखो ये गलत है, ये गलत है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पर आपका ये तो ऑप्शन ऐसे ही गलत हो जाना था, और एफसीसी में आपके ऑल इवन और या ऑल ऑड होने चाहिए, तो उसमें आपका ये वाला एफसीसी के साथ गलत हो जाना था। तो ए और डी में सेलेक्ट करना था। बेसिकली करना क्या था, आपका 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा होता है, 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा होता है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपने इसको लैम्डा ले लेना था। डी की वैल्यू क्या होती है, ए अपॉन रूट में एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, और साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। तो इसमें रखना था आपको, क्या करना था, वैल्यूज रखकर देखनी थी। तो एक बार 111 रखकर देखते, और एक बार 200 देकर लेकर रखते, और थीटा की वैल्यू थीटा बाई 2 करके इसमें निकालते। 2 थीटा की दे रखी, ऐसे थीटा की वैल्यू निकालते, तो आपका ये वाला स्टेटमेंट सही आता। 111 200 इक्वेशन सेटिस्फाई करती, लैम्डा की वही वैल्यू आती जो यहां से पूरा सॉल्व करने पर आता, 111 के लिए भी और 200 के लिए भी, क्योंकि एंगल साइन थीटा की वैल्यू बदल जाती है दूसरे वाले केस में, जब 30 एक बार 19 डिग्री होता है, एक बार आपका होता है अराउंड ये 42.65 था, ये 42.65 था, ये अराउंड 21.3 के आसपास आना था। तो इससे आपका ये करेक्ट आंसर आना था, तो ये भी थोड़ा आसान ही था। ठीक है, इसके बाद देखिए जरा ध्यान से, कह रहा था कि फॉर अ गिवन रिएक्शन N2O2 से ट्वाइस NO बन रहा है। ठीक है, और कह रहा है टाइम डिपेंडेंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ NO आपका पूछा हुआ था, 4-5 ऑप्शन दे रखे थे, और इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ NO आपको N2O2 दे रखा था 1 मोलर। ठीक है, तो देखिए जरा ध्यान से समझ लीजिए फटाफट इसको। N2O2 है, N2O2, ठीक है, इससे ट्वाइस NO बन रहा है। ठीक है, ट्वाइस NO बन रहा है, तो ये स्टार्टिंग में A नॉट रहा होगा, तो ये A नॉट माइनस एक्स होगा, और ये 2x होगा। तो ये 2x का टाइम डिपेंडेंस पूछ रहा था आपसे। अब देखिए जरा ध्यान से, x इज इक्वल टू क्या होगा, x इज इक्वल टू देखो यहां से इसको अगर देखोगे तो x इज इक्वल टू होगा A माइनस A नॉट माइनस A। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, A नॉट, और इसको लिख दें A नॉट माइनस A। तो ये जो बेसिकली क्या होगा, x इज इक्वल टू A नॉट माइनस A होगा, और बोल रखा था जो रिएक्शन है ये फर्स्ट ऑर्डर, ये बता रखा था कि फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या होता है, A इज इक्वल टू A नॉट e की पावर माइनस KT।
तो यहां से आपको क्या करना था, यहां रखना था ए नॉट इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी रख देना था आपको। ठीक है, तो ये x आ जाता, तो x इक्वल टू क्या आ जाता, ए नॉट आप कॉमन कर लेते, यहां बचता 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी आ जाता। ए नॉट की वैल्यू 1 मोलर दे रखी थी, तो x इक्वल टू क्या आ जाता, 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी आ जाता। अब यहां पर उसने पूछा हुआ है टाइम डिपेंडेंस ऑफ एनओ, तो एनओ क्या है 2x बन रहा है, तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर होता है 2x इक्वल टू 2 माइनस 2 ई की पावर माइनस के टी, ये आपका करेक्ट आंसर था, या फिर 2 कॉमन कर लीजिए, 2 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी, बस ये आंसर था। तो केमिकल काइनेटिक्स का ये भी एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट था, ये मैंने आपको रिवीजन क्लासेस में बताया हुआ था कि x इक्वल टू ए नॉट माइनस एक्स होता है, ए नॉट ए माइनस ए नॉट होता है, तो ये रिवीजन क्लास में भी आपको डायरेक्टली कराया हुआ था, सारे ही क्वेश्चन लगभग कराए हुए थे जिन लोगों ने सही से पढ़ रखा था। ठीक है, तो यहां पर आपकी बात हो गई तीसरा, ये आपका क्वेश्चन हो गया चौथा नंबर क्वेश्चन। इसके बाद जरा ध्यान से समझ लीजिए, ध्यान समझ लीजिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन था ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया ना, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, सब 4 नंबर के क्वेश्चन थे। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा था, ध्यान से लिली देख लेते हैं। कह रहा था कि रोटेशनल कांस्टेंट b इज इक्वल टू दे रखा है, b इज इक्वल टू दे रखा था 2 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, इसके बाद रोटेशनल लमन स्पेक्ट्रोस्कोपी पूछी थी, तो रोटेशनल लमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होती है, फंडामेंटल लाइन से आपका 6b पर, कहा 6b कह रहा हूं, जो आपकी फंडामेंटल लाइन आती है वो आती है 3 मतलब 1 अपॉन न्यू कर देना होता है। देखो पूरा ध्यान समझ लेते हैं पहले, कह रहा है रेले लाइन दे रखी थी, रेले लाइन के लिए वेवलेंथ दे रखी थी 333 नैनोमीटर, तो इसको, इससे आपको वेव नंबर अगर निकालेंगे 1 अपॉन लैम्डा करके, तो इससे वेव नंबर आपका 333 नैनोमीटर आएगा, और फिर इसको आप सेंटीमीटर में बदल लीजिए, तो 10 की पावर अराउंड 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -7 से ऊपर जाएगा 10 की पावर 7 हो जाएगा, तो सेंटीमीटर इनवर्स में आपका 3030 सेंटीमीटर इनवर्स आना था। ठीक है, अब इसके बाद आपको नेक्स्ट क्या करना था, देखिए जरा ध्यान से, जो आपकी क्या कहते हैं ये लाइन होती है, क्या कौन सी लाइन होती है आपकी, जो रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, उसमें जो एंटी स्ट्रोक्स लाइंस पूछा हुआ था, फर्स्ट 3 आई थिंक यहां पर एंटी स्ट्रोक ही था, एंटी स्ट्रोक्स लाइंस। ठीक है, ये आप लोग कमेंट करके बताना, मेरे हिसाब से एंटी स्ट्रोक लाइन ही था। ठीक है, तो इसमें आपकी जो ये वैल्यू आ रही है भाई, ये 6b पर आती है, इसके बाद देखो जरा ध्यान से, इस जो ये लाइन आती है इससे 4b के डिफरेंस पर आप -4b करिए, इससे -4b आप करेंगे तो b की वैल्यू तो दे ही रखी है, तो -4b करोगे तो 8 माइनस कर दोगे तो आपकी ये लाइन आ जाएगी फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट 3 लाइंस पूछा था, तो ये एंटी स्टोक लाइन की पहली लाइन ये आ जाएगी, -4b करने से ये आ जाएगी, और -4b करने से आपकी ये आ जाएगी। तो इस तरीके से आपका आंसर आया हुआ था 133। एक बार इसको सॉल्व करके ध्यान से देख लेना है कि इसकी वैल्यू सही लिखी हुई है कि नहीं लिखी हुई है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये आया हुआ था रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का, डायरेक्ट टू द पॉइंट। इसके बाद देखिए जरा ध्यान से, क्वांटम केमिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत सारे आए थे, और क्वांटम केमिस्ट्री के बड़े फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आए थे, जो आपको आते हो अच्छे से सॉल्व करना क्वांटम, वो लोग कर पाएंगे इसको। ठीक है, तो क्या बोला हुआ था कि एक सिस्टम है जिसमें साई 1 साई 2 दो स्टेट्स हैं जो एक दूसरे के ऑर्थोनॉर्मल है, मतलब कुल मिलाकर साई स्टार साई 1 स्टार साई 2 करोगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, और एक वेव फंक्शन दे रखा है साई इक्वल टू C1 साई 1 प्लस C2 साई 2, और पूछ रहा था मिनिमम एनर्जी आप बताइए, तो ये बिल्कुल ब्यूटा साइक्लोब्यूटीन, वो सॉरी एथीन के लिए आपको दे रखा था, ये CH2 बिल्कुल इसी तरीके का सिस्टम था। तो इसको अगर आपने सॉल्व ना भी करा होता ना, तब भी आप जानते हैं इसकी दो एनर्जी स्टेट्स आती हैं, एक आती है अल्फा माइनस बीटा और एक आती है अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ये लोअर एनर्जी स्टेट होती है, ये हाइयर एनर्जी स्टेट होती है। ठीक है, सॉरी ये आपकी लोअर एनर्जी स्टेट होती है और ये होती है हाइयर एनर्जी स्टेट। ये तब होता है व्हेन अल्फा एंड बीटा बोथ आर निगेटिव, अल्फा निगेटिव हो और बीटा भी आपका निगेटिव हो, तब उसी केस में आपका अल्फा प्लस बीटा लो एनर्जी का होगा। बट इन्होंने क्वेश्चन घुमा दिया था, इन्होंने कहा था कि H11 की वैल्यू H22 की वैल्यू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी थी, तो बेसिकली अल्फा की वैल्यू दे रखी थी, तो अल्फा की वैल्यू गिवन थी, और H12 H21 की वैल्यू बीटा की वैल्यू गिवन थी। तो इससे आपको सिंपल वही यहां पर आपको कुल मिलाकर करना था, H11 माइनस S11E और H12 माइनस E S12। ठीक है, और इसके बाद यहां पर H21 माइनस S21E और यहां पर H22 माइनस E S22। ये सब आपको क्रैश कोर्स में और यूट्यूब पर भी कराया हुआ था मैंने। तो इसमें इसको सॉल्व करके कुल मिलाकर आपके पास जो x की वैल्यू आती है ना, वो x की वैल्यू जो यहां पर आपकी 2 आती है, देखो जरा ध्यान से कैसे आएगी।
कुल मिलाकर देखो, सॉल्व तो ऐसे ही डायरेक्टली कर लेना था, ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा ऐसे करके क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था, अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, बट यहां पर जब पॉजिटिव वैल्यूज, एक की पॉजिटिव एक की नेगेटिव हो, तो लोअर एनर्जी कौन सी होगी? अल्फा माइनस बीटा वाली। तो सीधा सीधा यहां से अल्फा माइनस बीटा कर देना था, और अल्फा माइनस बीटा से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका सही आंसर था। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं यहां पर, तो ये ऐसे आता है, H11 की वैल्यू कितनी है? अल्फा, अल्फा माइनस ई, और बीटा की वैल्यू कितनी है? 2। यहां पर अल्फा की वैल्यू कितनी है? 5, तो 5 माइनस ई 2, यहां पर आता है 2। S12 के देखो, ये अगर साई वन साई टू आपस में ऑर्थोनॉर्मल है ना, इसका मतलब है S11 इक्वल टू S22 इक्वल टू 1 होगा, और S12 इक्वल टू S21 इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। तो ये वैल्यूज यहाँ पर डायरेक्टली रखनी थी, और यहाँ पर 5 माइनस ई यहाँ पर भी आता, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते, माइनस करके इसको इससे मल्टीप्लाई करते, तो 5 माइनस ई का स्क्वायर इक्वल टू 4 आता, 5 माइनस इक्वल टू इस तरीके से आता। तो ई की वैल्यू आपकी डायरेक्टली यहां से माइनस करते, जो लो एनर्जी स्टेट होती, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती। तो ये क्वेश्चन एक नए तरीके से पूछा था। जिन लोगों ने भी क्वांटम थोड़ी बहुत सही से पढ़ी होगी वो समझ गए होंगे कि क्वेश्चन बड़ा आसान था। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन जो था, वो क्वेश्चन था आपका ये डिबाई लेंथ। मैंने कराई थी ना आपको डिबाई लेंथ, और डिबाई लेंथ में डिपेंडेंस भी मैंने आपको बताया था क्वेश्चन में, कि लैम्डा जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है रूट ऑफ एप्सिलॉन नॉट के, लैम्डा प्रोपोर्शनल होता है रूट ऑफ टेम्परेचर के, और लैम्डा जो डी है, ठीक है, लैम्डा जो डी है ये प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन आयनिक स्ट्रेंथ के। ठीक है, तो सेम टेम्परेचर पर पूछ रहा था, आयनिक स्ट्रेंथ के बारे में कुछ दे ही नहीं रखा था, सिर्फ और सिर्फ ई और 2e की वैल्यू दे रखी थी। तो ये इक्वल टू कुल मिलाकर 1 अपॉन ई रूट ई अपॉन 2e हो जाना था। तो ये 1 अपॉन रूट 2 आंसर इसका आना था। 4 नंबर का ये क्वेश्चन था आपका। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आप चाहें तो जोड़ते रहेंगे। ठीक है, ये 4 हो गया था, ये 5 हो गया था, ये आपका 6 हो गया। ठीक है, इसके बाद फिर आपका ये 7 नंबर क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये थोड़ा सा देखो ट्रिकी क्वेश्चन था, क्वांटम का थोड़ा डिटेल का क्वेश्चन था, और इसको मैंने आई थिंक थोड़ा बहुत तुमको रिवीजन क्लास में बताया भी था, कि एंगुलर मोमेंटम के वैल्यू और क्या कहते हैं एम की वैल्यू, इन सब चीजों की वैल्यूज मैंने तुमको दे रखी थी, उससे ये सॉल्व हो सकता था क्वेश्चन। जिसने रिवीजन करा होगा अच्छे से उसको दे रखा होगा। कह रहा था एंगुलर मोमेंटम दे रखा है √6h, तो एंगुलर मोमेंटम बेसिकली क्या होता है? अंडर रूट एल एल प्लस 1 एच कट। तो इससे एल की वैल्यू आपकी 2 निकल आएगी। सबसे पहली बात तो ये। इसके बाद कह रहा था कि स्मॉलेस्ट एंगल बताइए जो ऑर्बिटल आपका जेड एक्सिस के साथ बना रहा हो। तो आपका जो ये ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम जो होता है उनका, ये आपका जेड एक्सिस के साथ ये थीटा एंगल बनाता है। ठीक है, और थीटा एंगल के लिए एंगल कैसे पता करेंगे? तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा इक्वल टू होता है जब हम लोग इसका बेस वेक्टर लें along द जेड एक्सिस, तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है? एम एच क्रॉस अपॉन अंडर रूट में एल एल प्लस 1 एच क्रॉस। इन दोनों की वैल्यूज मैंने आपको रिवाइज भी कराई हुई थी, तो इन दोनों का रेशियो ले लेना था। जब इसकी रेशियो लोगे, अब इसके बाद देखो जरा ध्यान से, इसको अगर तुम ध्यान से देखो, एल की वैल्यू अगर 2 है, तो एल की वैल्यू 2 का मतलब क्या हो गया? डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल में एम की कौन कौन सी वैल्यूज होती हैं? एम की वैल्यू होती है +2, +1, 0, -2, -1, -1, -2, -2। अब जैसे जैसे आप m की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे m की वैल्यू, यहां से देखिए, m की वैल्यू जैसे जैसे आप कम करते जाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए भाई क्या, cos 0 पर कितना होता है? 1। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 90 की वैल्यू होती है 0। तो जैसे जैसे आप थीटा की वैल्यू इंक्रीज करते जाओगे, या फिर ऐसा कह दूं कि जैसे जैसे m की वैल्यू इंक्रीज होगी, थीटा की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होती है। m की वैल्यू इंक्रीज होने से थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती है। तो सबसे लोएस्ट एंगल के लिए सबसे हाईएस्ट वैल्यू ऑफ m लेनी थी, तो m की वैल्यू आप 2 ले लीजिए, l की वैल्यू 2, 2 + 1 दे रखी है, तो यहां से आपका थीटा की वैल्यू क्या आएगी? cos इनवर्स √2/3। तो इससे आपका थीटा आ जाएगा। कैलकुलेटर सब कुछ दिया हुआ था, 2/3 करते, उसका रूट लगाते और cos इनवर्स लगाते, आपका वैल्यू है 35.6। बट उन्होंने ऑप्शन में थोड़ा अलग तरीके से लिख कर दिया था। उन्होंने ऑप्शन एक दे रखा था कि tan इनवर्स 1/√2 इक्वल टू 3025.26। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये एंगल देखना था किस ऑप्शन में दे रखा है, तो इससे आपका आंसर क्या हो जाना था? सॉल्व हो जाना था। तो ये आपका एक क्वेश्चन दे रखा था। ठीक है, ये आपका 8th नंबर क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये क्वांटम यील्ड का एक क्वेश्चन पूछा था केमिकल काइनेटिक्स से। क्वांटम यील्ड का क्वेश्चन कैसे पूछा था कि ए से बी एक रिएक्शन हो रही है, और ए का 0.25 मिलीमोल कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें? बी में। एक लाइट सोर्स 100 वॉट का
क्या करते हैं 66 सेकंड्स के लिए उस पर अप्लाई किया जाता है, तब ये A का 0.25 नैनोमोल कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और जो लाइट की वेवलेंथ यूज करी जा रही है वो 300 नैनोमीटर आपको दे रखी थी। तो क्वांटम यील्ड पूछ रहा था, तो भाई टोटल जितने मोल्स कन्वर्ट हो रहे हैं डिवाइडेड बाई टोटल क्या कहते हैं एनर्जी का, एक तरीके से एनर्जी का क्या कहते हैं एनर्जी के आइंस्टाइन। तो फाई इक्वल टू क्या होना था, फाई इक्वल टू एक तो 0.25 मिलीमोल। तो मिलीमोल को आपको कन्वर्ट करने के लिए 0.25 इंटू 10⁻³ करते मोल हो जाता। फिर आप Na से मल्टीप्लाई करते कि कितने पार्टिकल हैं, तो यहाँ पर आप Na से मल्टीप्लाई कर देते तो ये मोल आ जाते, इतने मोल रिएक्ट हुए, डिवाइडेड बाई टोटल एनर्जी कितनी है 100 वॉट एनर्जी 66 सेकंड के लिए। तो 100 वॉट एनर्जी क्या होती है 100 जूल पर सेकंड। तो 100 जूल एनर्जी इंटू 66 सेकंड के लिए अप्लाई करी गई, तो कुल मिलाकर 6600 जूल एनर्जी थी। अब जूल को पहले तुम्हें नंबर ऑफ क्वांटा ऑफ लाइट्स आपको चेक करने थे, तो आपको जो नंबर ऑफ आइंस्टाइन क्वांटम कितने क्वांटम के मोल्स थे वो कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होता है कि टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाई एक फोटोन की एनर्जी hc बाई लैम्डा। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू दे रखी थी टोटल एनर्जी 6600 जूल, 6600 जूल डिवाइडेड बाई hc अपॉन लैम्डा। तो इतनी एनर्जी है, इसको अगर hc बाई लैम्डा से डिवाइड करते तो कुल मिलाकर आपके पास क्वांटा मिल जाते हैं लाइट्स के। ठीक है, तो यहीं पर इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, कैसे कि भाई hc अपॉन लैम्डा जो इसमें डिवाइड करना है वो ऊपर चला गया। ठीक है, पावर इंटू टाइम हो गया, यहाँ पर फ्रैक्शन की वैल्यू देने रखी तो उसको 1 ही लेना था, ऊपर Na इंटू ये हो गया। ठीक, तो इस तरीके से आपके पास देखिए n इंटू Na ये हो गया, टोटल एनर्जी का क्वांटम करने के लिए इसको hc बाई लैम्डा से डिवाइड कर देना था। तो बड़ा सिंपल सा था क्वेश्चन ये, और इसको सॉल्व करने पर जो क्वांटम यील्ड आती है आपकी 0.15 आई होगी। आप लोगों ने सॉल्व किया होगा तो इसकी जो क्वांटम यील्ड आनी थी वो कितनी आनी थी 0.5 आनी थी। तो ये 9th नंबर आपका क्वेश्चन था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा था, पॉलीमर से क्वेश्चन दिया हुआ था, बिल्कुल एग्जाम से 2 दिन पहले आपको पॉलीमर रिवाइज कराई गई थी। ठीक है, और उसमें ये आपको बताया गया था कि आपकी इक्वेशन होती है ईटा इक्वल टू के mv की पावर a मोलर वॉल्यूम। अब बोल रहा है कि एक आपका पॉलीमर है वो दो डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, और उन दो डिफरेंट फॉर्म में उसका जो मोलर रेशियो था वो 1/16 है। ठीक है, और जब हम लोग डबल लॉगरिथमिक प्लॉट बनाते हैं एन इंट्रिंसिक का mv के साथ, तो जो स्लोप आ रहा है वो 3/4 आ रहा है। तो आपने इस इक्वेशन का अगर आप नेचुरल ये लेंगे ना लॉग, तो इसका इक्वल टू आएगा ln के प्लस a पावर आगे आ जाएगी a ln mv। तो नेचुरल डबल लॉगरिथमिक लॉग का मतलब है कि इसके लॉग का इसके लॉग के साथ, कि इसका और इसका आपस में ग्राफ बनाया जा रहा है। तो a की वैल्यू कितनी दे रखी थी 3/4 कुल मिलाकर दे रखी थी। तो यहां से आपको ईटा 1 अपॉन ईटा 2 जब निकालेंगे आप, ईटा 1 अपॉन ईटा 2 इज इक्वल टू m1 अपॉन m2 की होल पावर कितनी हो जाएगी 3/4 हो जाएगी। तो यहां से आपको 1/16 की होल पावर 3/4 करेंगे आप, तो कितना आ जाएगा 1/8 इसका आंसर आएगा। तो ये आएगा 1/8, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर था। तो ये तो भी थोड़ा आसान था जिसने पढ़ा होगा। इसके बाद देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, Bi2S3 की सॉल्युबिलिटी दे रखी थी। तो Bi2S3 की सॉल्युबिलिटी से आपको क्या करना था, इसकी सॉल्युबिलिटी से आप इसका KSP निकाल सकते थे। क्या कर सकते थे, KSP निकाल सकते थे। और KSP आप कैसे निकालेंगे इसका, Bi2S3 इससे क्या होगा, इससे होगा ट्वाइस Bi +2 प्लस थ्राइस H2 माइनस, सॉल्युबिलिटी अगर इसकी S है तो इससे ये 2S बनेगा, ये 3S बनेगा। KSP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, KSP इज इक्वल टू हो जाएगा 2S का स्क्वायर इंटू 3S का होल क्यूब। तो ये आई थिंक 108 ही आएगा ना, S की पावर 5, ये आपका S आज KSP आ जाएगा, KSP आ जाएगा। तो यहां से KSP को यूज करते हुए आपको E0 निकाल लेना था इस रिएक्शन के लिए, इस रिएक्शन के लिए। इसके लिए E0 कैसे निकालते हैं हम लोग, इसके लिए E0 कैसे निकालते हैं, तो E0 निकालते हैं E इज इक्वल टू E0 माइनस आपका भाई RT अपॉन NF, और उसके बाद ln के अंदर क्या कहते हैं वही प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, और इक्विलिब्रियम पर E इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और जो इक्विलिब्रियम है प्रोडक्ट पर, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का इक्विलिब्रियम वो हो जाएगा KSP, वहां पे KSP की आपको वैल्यू रख देनी थी। ठीक है, तो यहां पर इसको जब आपने सॉल्व करना था, इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे क्या, कि ये ओवरऑल एक रिएक्शन है, ठीक है, और कैथोड पर कौन सी रिएक्शन हो रही है, ये हो रही है,
रिडक्शन रिएक्शन ये हो रही है, और एनोड पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन ये हो रही है। ठीक है, तो ई नॉट ऑफ दिस विल बी इक्वल टू ई नॉट ऑफ Bi2 इक्वल टू क्या होना था, इक्वल टू यहां आना था ये कैथोड पर और एनोड पर जैसी जैसी रिएक्शन हो रही है। तो एनोड पर हो रहा है Bi से Bi+3, तो ये हो जाएगा Bi से Bi+3। ठीक है, बिस्मथ टू बिस्मथ +3। ठीक है, और प्लस साथ में क्या हो जाना था, Bi2S3 से ट्वाइस Bi, तो Bi2S3 से ट्वाइस Bi बन जाएगा, कुल मिलाकर ऐसे Bi लिख दीजिए और कॉमा S2 माइनस लिख दीजिए। तो ये पूछा हुआ था, ये दोनों वैल्यू आप निकाल सकते थे, ये तो गिवन ही थी, इसको बस निकालना था वहां से। ये सब भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ ऑलरेडी है। तो यहां से आपको ये क्वेश्चन सीधा सीधा सॉल्व करना था, और टोटल आपकी वैल्यू जो आनी थी वो -0.73 वोल्ट आपका आंसर आएगा। तो आप लोग कमेंट करना किस किस का आपका आंसर ये आया हुआ था। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक ये पूछा गया था कि NH3 मॉलिक्यूल के लिए कैरेक्टर टेबल गिवन थी और करेक्ट स्टेटमेंट आप सभी से पूछ रहा था, करेक्ट स्टेटमेंट आप सभी से पूछ रहा था। तो जब आप इसका क्या कहते हैं वो निकालेंगे, NH3 का पूरा सॉल्व करके रिड्यूसिबल इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकालने के बाद एक्टिव IR एक्टिव और रमन एक्टिव मोड्स निकालेंगे, तो दो ही मोड्स निकलते हैं। एक तो आपका 2A1 आएगा और प्लस साथ में 2 ही आता है। अब देखिए, अभी मैंने सॉल्व करके नहीं देखा हुआ है, बट दो मोड आते हैं और दोनों ही IR भी होते हैं और रमन भी होते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है सम मोड्स आर IR इनएक्टिव, तो ऐसा नहीं है भाई, जो भी मोड होते हैं सारे IR एक्टिव होते हैं और रमन एक्टिव होते हैं। कह रहा है एटलीस्ट वन मोड इज बोथ IR एंड रमन इनएक्टिव, तो ऐसा भी नहीं होता है। कह रहा मिक्सिंग ऑफ मोड बाय सिमेट्री ऑपरेशन इज नॉट पॉसिबल, तो ये पॉसिबल होता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट थोड़ा सा ट्रिकी था। इसके बाद कह रहा था कि फॉर सम मोड्स द वेव फंक्शन ऑफ द फर्स्ट वाइब्रेशनल एक्साइटेड स्टेट इज टोटली सिमेट्रिक। तो देखिए, जो आपका वाइब्रेशनल मोड आ रहा था वो एक आ रहा था ना ट्वाइस A1, ये तो टोटली सिमेट्रिक होता है इसका वेव फंक्शन, क्योंकि इसके A1 के आगे 1 1 1 होता है सब कुछ। ठीक है, तो सिमेट्रिक होता है। बट एक रूल और होता है साथ में कि अगर आपका A1 सिमेट्रिक है वाइब्रेशनल मोड, तो उसकी जो एक्साइटेड स्टेट होगी वो भी क्या होती है, सिमेट्रिक होती है, ताकि इन दोनों के बीच में ट्रांजिशन हो सके। ठीक है, तो इसलिए सिमेट्रिक ये है, तो ये भी आपकी सिमेट्रिक ही होगी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो ये स्टेटमेंट 100% आपका कंफर्म होना चाहिए था। ठीक है, तो ये आपका क्या था, क्वेश्चन था भाई। तो यहां पर हम लोगों ने ये क्वेश्चन नंबर लिखना बंद कर दिया है, तो क्वेश्चन नंबर लिखते रहते हैं। 9 हो गया, ये आपका 10th नंबर क्वेश्चन हो गया, ये हो गया आपका 11 नंबर क्वेश्चन, ये हो गया आपका 12 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका फेज डायग्राम का क्वेश्चन था। हर साल एक क्वेश्चन पूछता है 4 नंबर का फेज डायग्राम का, तो जो लोग पढ़कर गए होंगे वो लोग समझे होंगे फेज डायग्राम का क्वेश्चन। ये बेसिकली जो फेज डायग्राम होता है ना, ये बताता है कि इसके अंदर जो होती है फेज 2 होता है, और ये जो बाहर होता है यहाँ पर फेज 1 होता है। जब कोई कंपाउंड का टेम्परेचर, जैसे निकोटिन है, तो निकोटिन अगर डिसोसिएट हो जाए तो दो फेजेस में बन जाता है, दो फेजेस में एग्जिस्ट करता है। तो निकोटिन नॉर्मल टेम्परेचर पर 60 डिग्री सेल्सियस से नीचे क्या होगा, वो भाई सिंगल मोड पर एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब डिसोसिएट नहीं हो रहा है। और इस कंडीशन पर यहां पर ये एक्स की वैल्यू 0.5 है, बीच में लिखा हुआ है, इस पॉइंट पर जाकर ये क्या होगा भाई, ये डिसोसिएट होना स्टार्ट हो जाएगा, और इस रीजन में ये डिसोसिएट होकर दो फेजेस में एग्जिस्ट करेगा, और फिर इससे ऊपर जाकर फिर से क्या होगा, सिंगल फेज में एग्जिस्ट करने लगेगा। इतना इसका बस आंसर था। कह रहा है कि एट 75 डिग्री सेल्सियस, तो 75 डिग्री सेल्सियस कहां आएगा, यहां आएगा। एक्स एट 0.25, तो इस पर 0.5 पर, यहां पर कहां पर पहुंचेंगे हम लोग, इस जगह पर पहुंचेंगे। कह रहा है स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स डज नॉट डिसोसिएट। देखिए, इस पॉइंट पर दो फेज है ना, इसका मतलब है कि कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट हो गया है, तभी तो दो फेज एग्जिस्ट कर रही है उसकी। तो ये स्टेटमेंट गलत था आपका। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या था कि वीक कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट एट 50 डिग्री सेल्सियस एंड फेज इज 2 इन रीजन ए। देखिए, जो आपका वीक कॉम्प्लेक्स है डिसोसिएट एट 50 डिग्री सेल्सियस पर तो डिसोसिएट ही नहीं करेगा, क्योंकि सिंगल फेज का रहेगा, फेज 1 है। तो ये गलत हो गया आपका आंसर। इसके बाद अगला स्टेटमेंट देखिए क्या कह रहा है कि सिस्टम हैज टू क्रिटिकल स्टेट्स। तो टू क्रिटिकल आपकी स्टेट्स जो है, देखो ये तो है भाई क्रिटिकल सॉल्यूशंस। अगला क्वेश्चन देखिए, मतलब अगला ऑप्शन देखिए, उसमें क्या कह रहा है कि सिस्टम हैज टू, क्या कहते हैं, क्रिटिकल सॉल्यूशंस। ठीक है, तो क्रिटिकल सॉल्यूशन यहां पर भी है, एक क्रिटिकल स्टेट्स।
अगला ऑप्शन देखिए, अगले ऑप्शन में क्या कह रहा है, सी ऑप्शन में सिस्टम हैज टू क्रिटिकल स्टेट्स। तो हाँ भाई, टू क्रिटिकल स्टेट्स हैं, एक ये है और एक ये है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है, लेकिन आगे क्या कह रहा है, बोथ आर मिसिबल एट 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस, जरा ध्यान से देखिए, 100 डिग्री सेल्सियस कहीं यहां पर होगा और 0.5 पर एक्स की वैल्यू अगर हो तो इस पॉइंट पर दो फेज एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है मिसिबल नहीं है। मिसिबल हो जाएगा तो सिंगल फेज हो जाएगी, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी आपका गलत हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है कि द थर्मल मोशन होमोजेनाइसिस मिक्सचर इन एंटायर रीजन बी वेयर फेज इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो क्या कह रहा है, जहां पर फेज 1 हो जा रहा है, ये देखिए, इसके ऊपर जब हम लोग जाएंगे तो यहां पर क्या होता है ना, हाई टेम्परेचर होने की वजह से दोनों के दोनों, ये स्टेटमेंट थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है कि हाई टेम्परेचर पर थर्मल मोशन ज्यादा हो जाने की वजह से दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, आपस में मिक्स हो जाते हैं, और इसलिए बी रीजन में क्या होता है, फेज 1 होती है। तो ये आपका सही बात है कि आपकी फेज 1 होगी, तो ये स्टेटमेंट आपका सही था। तो जिसने भी थोड़ा बहुत इसको पढ़ा होगा वो इस क्वेश्चन को कर पाया होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर लिखते रहते हैं भैया, 12 नंबर हो गया, ये आपका 13 नंबर क्वेश्चन हो गया। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन आया हुआ था ये, कि वही है ना, थोड़ा थोड़ा क्वांटम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, थोड़ा सा ऐसे पूछे गए थे कि जिसको अच्छे से आती होगी क्वांटम वही कर पाएगा, ठीक है। यहाँ कह रहा था कि एच की वैल्यू दे रखी है और कॉम्यूटेशन वैल्यू ऑफ एच एंड एक्स की दे रखी है, और एच जी इज इक्वल टू ई जी साई जी दे रखा है। तो क्या कह रहा था कि आपके पास ये करेक्ट आंसर था, कुल मिलाकर इसकी वैल्यू निकालनी थी। देखिए जरा ध्यान से कैसे लिखेंगे, साई जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पी एक्स, ठीक है, और यहां पर ये साई नॉट, ठीक, साई नॉट। अब इसके बाद जरा ध्यान से देखिए, ये पी एक्स को हमें एच एक्स के फॉर्म में चेंज करना था। यहां से अगर हम पी एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एच एक्स डिवाइडेड बाई एच, और आई एम क्रॉस इधर जाएगा तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, आई एम अपॉन एच कट, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जी, और यहां पर पी एक्स की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, एच कॉमा एक्स लिख देंगे, और यहां पर ये साई नॉट। तो ये देखिए, ये थोड़ा अब देखने में लगता है कि क्या लिखा हुआ है, बट जिन लोगों ने थोड़ी बहुत क्वांटम पढ़ी होगी आखिरी में, उन लोगों को पता होगा, ठीक है। अब इसके बाद जरा इसको आगे हम लोग सॉल्व करें, तो इस वाले पार्ट को सॉल्व करना, ए कॉमा बी कम्यूटेटर को हम लोग कैसे ओपन करते हैं, ए बी माइनस बी ए, तो इसको आप ओपन कर दीजिए, आई एम अपॉन एच कट, ठीक है, और इसको आप ओपन करिए, यहां पर ये ग्राउंड स्टेट, यहां पर ये हो जाएगा ए बी माइनस बी ए, तो ये हो जाएगा एच एक्स, और यहां पर हो जाएगा ये साइन नॉट। पहले पूरा ओपन करके लिखते थे, अच्छा ए बी माइनस बी ए करके अलग अलग लिख दूं, यहां पर क्या लिख दूं, साइन नॉट ये, और फिर इसके बाद माइनस में लिखना होगा, साथ में माइनस क्या आएगा, ये जी, और यहां पर एच एक्स की जगह एक्स एच माइनस बी ए हो जाता है ना, यहां पर आपका साइन नॉट, ठीक। इसके बाद देखिए जरा ध्यान से, यहां पर क्या, इस वाले को देखो, हैमिल्टोनियन जब आप अप्लाई करोगे एच नॉट पर तो ई नॉट आएगा, ठीक है, तो यहां पर आएगा साई जी, क्योंकि ये दे रखा है ना ऊपर, ठीक। तो यहां पर ये कुल मिलाकर ये इंटीग्रेशन होता है, जिसको ऐसे ओपन इसमें लिखते हैं कप्पा में, तो यहां पर ये x आ जाएगा, और यहां पर ये क्या आ जाएगा, ई नॉट साई नॉट, ठीक है, और यहां पर आपका साई ऐसे लिख दो, ई नॉट और ये साई नॉट, ठीक। अब इसके बाद देखिए जरा ध्यान से, इसके बाद यहां पर देखिए, अब हम इसको नहीं, हमें क्या करना है, हम x को पहले अप्लाई नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि एच एक्स को पहले अप्लाई करें। तो आपने एक चीज पढ़ी होगी, क्या पढ़ी होगी, कि भाई अगर ए बी का डैगर लेना है तो ये इक्वल टू होता है बी डैगर इंटू ए डैगर। तो इसको हम चेंज करके दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख देंगे कि x आगे आ जाएगा, ठीक है, और उसके बाद यहां पर आ जाएगा h, और फिर इसमें हम लोग अप्लाई करेंगे क्या, साई जी, ठीक, और इसके बाद ये साई नॉट है आपका ऐसे। तो इसको देखिए, मैंने फटाफट आपके लिए सब कुछ लिख रखा है, देखिए ध्यान से, यहां तक आ गए हम लोग, ठीक है। अब इसके बाद क्या कर सकते हो आप, एच जब इस पर अप्लाई होगा हैमिल्टोनियन तो क्या आएगा, ईजी साई जी आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद ईजी कांस्टेंट है, ईजी आप कॉमन करके बाहर निकाल सकते हो, ठीक है। तो देखिए जरा ध्यान से, इसके बाद मैंने क्या किया हुआ है, हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले यहां से कॉमन, ये देखिए कांस्टेंट है, हम यहां पर क्या करने जा रहे हैं, ध्यान से समझना इसको, यहां पर हम क्या करने जा रहे हैं, ईजी माइनस ई नॉट, और कॉमन क्या किया गया, कॉमन किया गया है साई जी, यहां पर ईजी के साथ ये साई जी ऐसे आएगा, साई जी। ये जो साई जी लिखा हुआ है ना, एक्स एक कांस्टेंट है, तो चाहे बाहर लिखो चाहे बीच में लिखो, लिखा जा सकता है। तो यहां पर हमने क्या किया, साई जी एक्स साई नॉट ये कॉमन करा यहां से, ठीक है। यहां पर भी साई जी एक्स नॉट और साई जी, ये तो कांस्टेंट है, ठीक है, तो कांस्टेंट तो आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं, तो यहां क्या बचेगा, ईजी, और यहां बचेगा ई नॉट। फिर इसके बाद यहां पर जरा ध्यान से देखिए, आई को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर आएगा m अपॉन
आई एच क्रॉस, और यहां पर आ जाएगा आई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1। ठीक है, तो यहां से -1 जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे जाके ना, तो आपका ये करेक्ट आंसर था, ये करेक्ट आंसर था। तो ये बढ़िया क्वेश्चन था, जिसको थोड़ा सॉल्व करना क्वांटम आती होगी वो कर सकता था इस क्वेश्चन को। तो ऐसा देखिए भाई, ऐसे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछने लगा है। ठीक है, तो ये 14 नंबर आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए, हम लोग चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। 15 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा था, वह बोल रहा था कि साई थीटा इक्वल टू कॉस थीटा एक अननॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन दे रखा है। अब आप सभी को पता होगा, क्या मैंने आपको रिवीजन क्लास में बताया था कि कॉस एल माइनस मॉड एम थीटा, ये होता है वेव फंक्शन से वैल्यू निकालना एल और एम की। तो अगर इसकी जगह कॉस थीटा लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि एल की वैल्यू 1 है और एम की वैल्यू 0 है। अगर एम की वैल्यू 0 हो, एल की वैल्यू एम हो, तो कौन सा ऑर्बिटल होता है आपका, पीजेड ऑर्बिटल होता है। क्योंकि यहां से पी पता चला और एम की वैल्यू 0 से क्या पता चला, पीजेड ऑर्बिटल पता चला। अब कह रहा है पीजेड ऑर्बिटल के लिए मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग करने की इलेक्ट्रॉन की कहां पर होगी, किस एंगल पर होगी। तो बताइए, ये एंगल होता है थीटा, भी मैं आपको पीछे भी बता चुका हूं, देखो उससे यहां फिर रिलेशन है, ये थीटा। तो सबसे ज्यादा थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर होगी ना, तभी, क्योंकि जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस के अलोंग है ना पीजेड ऑर्बिटल। पीजेड ऑर्बिटल कहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, जेड एक्सिस के अलोंग। तो सबसे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहां पर होगी, सबसे ज्यादा मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी जब थीटा इक्वल टू क्या होगा, 0 डिग्री आपका होना है। बस ये आपका आंसर था। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपसे काफी पूछे हुए थे। अब भाई ये देखिए, थोड़ा सा और सॉल्यूशन करने वाले क्वेश्चंस, जहां पर आपका इंटीग्रेशन बहुत ही खतरनाक तरीके से यूज किया जाता है, एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करने के लिए गामा फंक्शंस यूज किए जाते हैं। तो ये बोल रहा था कि ई की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है और अननॉर्मलाइज्ड है। ठीक है, और एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर निकालनी है। एक्स स्क्वायर की एवरेज वैल्यू निकालने का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर की एवरेज वैल्यू निकालने का मतलब मैं बताया था आपको, एवरेज वैल्यू निकालने का मतलब है आप वेव फंक्शन ऐसे लिख दीजिए। अगर एक्स की वैल्यू, एक्स स्क्वायर की वैल्यू एवरेज वैल्यू निकालनी है, तो आप इंटीग्रेट करिए, यहाँ पर साई स्टार और ये एक्स स्क्वायर और साई और डी टाउ, इस तरीके से आप एवरेज वैल्यू निकालेंगे। इन्होंने क्या किया, साई इंटू साई स्टार की वैल्यू दे रखी है, और एक्स स्क्वायर क्या है आपका, एक मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर है, तो इसको आप बाहर भी लिख सकते हो। तो कुल मिलाकर इसके इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट। और उसके बाद आपको नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकालना होगा। नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, कि भाई पूरा आप इंटीग्रेट करिए, माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट तक सी इंटू अपना वेव फंक्शन लिखिए। ठीक है, साई इंटू साई स्टार पूरा। ठीक है, कुल मिलाकर साई इंटू साई स्टार इक्वल टू 1 होना चाहिए, अगर पूरी लिमिट यूज करें तब प्रोबेबिलिटी होती है ना कुल मिलाकर। तो ये प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली इन्होंने साई इंटू साई स्टार की वैल्यू दे रखी है। तो यहां से सी की वैल्यू आप 1 अपॉन में करेंगे, 1 अपॉन में करने के बाद फिर भाई ये बार बार यहां पर यूज करना था गामा फंक्शन, ई की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर। तो यहां पर आपके पास गामा 1/2 अपॉन ए की पावर 1/2 आता है। अब गामा 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, रूट पाई, और गामा 3/2 की वैल्यू होती है रूट पाई बाई 2। ये आपको यहां पर यूज करना था। तो कुल मिलाकर यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे, तो यहां पर जो आपका कांस्टेंट है ना सी, उसकी वैल्यू ए बाई रूट पाई आपकी आ जानी थी। फिर एक्स स्क्वायर की वैल्यू जब आप निकालने थे, तो ए अपॉन रूट पाई, यहाँ पर एक्स स्क्वायर इंटू ये, फिर से यहाँ पर गामा फंक्शन यूज करना था, गामा 3/2 अपॉन ए 3/2, यहाँ पर ए बाई रूट पाई, यहाँ पर रूट पाई अपॉन ए की पावर 3/2। तो यहाँ पर आपके पास रूट पाई से रूट पाई कट जाता, और अंडर रूट में आपके पास क्या बचता, यहाँ पर ए की पावर रूट पाई बाई ये हो जाएगा ए इंटू, ये देखो 3/2 को ऐसे लिख सकते हो। अरे हाँ, ये क्या है, ए की पावर 1 प्लस 1/2 है 3/2, तो 1/2 कट जाएगी, तो ए बचेगा। तो कुल मिलाकर 1/2 है, इसका क्या बचेगा, आंसर आना था। तो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू थी, उसका करेक्ट आंसर 1/2 करेक्ट आंसर था। ठीक है, तो ये आपका अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया था। ठीक है, तो देख लेना एक बार सारे सही क्वेश्चन नंबर सीक्वेंस लगा रखे कि नहीं। ये 16, ये 15, ये 14, ये 13, ये आपका 12, ये 11, इसके बाद ये 10, उसके बाद हाँ ये छोड़ दिया। ठीक है, तो ये तो कुल मिलाकर 17 हो जाएंगे टोटल क्वेश्चन। तो ये 17 क्वेश्चन आपके पार्ट सी के थे। देखिए भाई, एकदम ऐसा क्वेश्चन कोई दिखा तुमको, कोई तुमको ऐसा क्वेश्चन दिखा जो तुम्हें लग रहा हो कि हाँ यार ये एकदम मुझे एकदम देखा देखा मेरा क्वेश्चन, तो ऐसा तो नहीं है ना। सब क्वेश्चन नए तरीके से पूछे थे, लेकिन कॉन्सेप्ट वही थे, है ना भाई। तो इसका मतलब यही है आंसर इसका। अगला देखिए, आप पार्ट बी के क्वेश्चन देखते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के। पार्ट बी में क्या पूछा हुआ था, एक बोला हुआ था कि
we have a given state psi of a time independent Hamiltonian. तो हम लोग जो हैमिल्टोनियन यूज करते हैं ना अपनी क्वांटम में, वो आपका टाइम इंडिपेंडेंट ही होता है, ठीक है। तो यहां पर आपसे ऑप्शन दे रखा था कि भाई साई इज अ टाइम इंडिपेंडेंट बट साई इंटू साई स्टार इज टाइम डिपेंडेंट, साई इज टाइम डिपेंडेंट बट साई इंटू साई स्टार इज टाइम इंडिपेंडेंट। तो ये स्टेटमेंट सही होता है। साई वेव फंक्शन तो होता है आपका टाइम डिपेंडेंट, बट ये जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है ये टाइम इंडिपेंडेंट हो जाती है, क्योंकि आपका जैसे ये साई होगा ना, तो इसमें एक स्पेशल पार्ट होता है, फिर इसमें एक टाइम का पार्ट होता है, ई की पावर माइनस आई, आई एक्स मान लो, मैं एक्स बोल दे रहा हूं, ठीक है। तो जब साई इंटू साई स्टार करोगे तो ई की पावर माइनस एक्स इंटू ई की पावर प्लस ई एक्स, तो ई वाला टर्म जो होता है ये गायब हो जाता है, ठीक है, टाइम वाला टर्म, ठीक है। यहाँ पर एफ टी यहाँ पर लिख दिया, फंक्शन ऑफ टाइम होता है यहाँ पर, तो टाइम वाला पार्ट क्या हो जाता है, कुल मिलाकर गायब हो जाता है। तो एक ये आपका स्टेटमेंट था, फंडामेंटल सीधा पूछा हुआ था। इसके बाद देखो एक ये क्वेश्चन सिंपल सा पूछा गया था कि कंफर्मेशन ऑफ ए एंड बी कंफर्मेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल आर विद द एनर्जी 5 केबीटी और 9 केबीटी, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विथ बी कॉन्फ़िगरेशन। तो वही भाई एफ बी पूछा था कुल मिलाकर, तो एफ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा। इसके बाद इन्होंने कुछ डीजेनरेसी के बारे में बता नहीं रखा था, तो ई की पावर माइनस बी कॉन्फ़िगरेशन में कितनी है 9, तो 9 केबीटी क्या होता है, ई अपॉन के टी होता है ना, तो यहां पर 9 केबीटी अपॉन के टी डिवाइडेड में ई की पावर माइनस 5 के टी डिवाइडेड बाई के टी, ठीक है, और प्लस साथ में ई की पावर माइनस 9 के टी अपॉन के टी। यहां से क्या आना था आपका, ई की पावर माइनस 9 अपॉन ई की पावर माइनस 5 प्लस ई की पावर माइनस 9। यहां से इसको सॉल्व करके इसका आंसर निकाल देना, ठीक है, कैलकुलेटर दे ही रखा था। तो ये अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका जीटा पोटेंशियल से पूछा गया था, कोलाइडल सॉल्यूशन से बेसिकली क्वेश्चन है, लगातार हर साल अब क्वेश्चन आने लगा है कोलाइड से। तो कोलाइड्स में बेसिकली क्या होता है कि कोई भी कोलाइडल पार्टिकल हो ना, तो कोलाइडल पार्टिकल के आसपास कोई भी कोलाइडल पार्टिकल होगा, उसके आसपास एक इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, रिजिड इलेक्ट्रिकल डबल लेयर पाई जाती है, और फिर उसके बाद एक डिफ्यूज्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड या लेयर आपकी पाई जाती है। तो अगर ये आपका पार्टिकल यहाँ पर रखा हुआ है, तो ये आपका एक रीजन होगा, दो इलेक्ट्रिकल, ये कुल मिलाकर एक रिजिड इलेक्ट्रिकल डबल लेयर पाई जाती है कोलाइडल पार्टिकल के पास, और जिस रेडियस पर ये पाई जाती है उस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होता है वो जीटा पोटेंशियल आपका कहलाता है, ठीक है। और इस रेडियस को रेडियस ऑफ शियर बोलते हैं। तो यही पूछा हुआ था कि जीटा पोटेंशियल किस पॉइंट पर चेक किया जाता है, तो रेडियस एट शियर पर, ये कुल मिलाकर क्या करा जाता है, चेक करा जाता है। इसके बाद अगला चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपके पास पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी थी, ठीक है, जैसे आपका जो रिजिड रोटर होता है ना, उसी को इन्होंने थोड़ा सा चेंज करके लिखा हुआ था कि Vx इज इक्वल टू डीई 1 माइनस ई की पावर अल्फा x माइनस एक्स इक्विलिब्रियम का इसका पूरे का होल स्क्वायर। आपसे पूछा था आप फोर्स कांस्टेंट आप बताइए, फोर्स कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, जो भी आपका पोटेंशियल है उसको अगर आप डबल डिफरेंशिएट कर दो और जेड की वैल्यू 0 रख दो, तो उस केस में आपका फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू निकल आती है। तो ये डिफरेंशिएशन का सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ पर आपको x माइनस एक्स इक्विलिब्रियम को आपने क्या करना था, कोई भी फंक्शन मान लेना था, मान लीजिए आपने z मान लिया, तो z मानने से क्या होगा, vz इक्वल टू डी 1 माइनस ई की पावर माइनस अल्फा z का होल स्क्वायर, फिर आपको vz अपॉन, क्योंकि अब आपने क्या मान लिया, आपने मान लिया है x माइनस एक्स इक्विलिब्रियम इक्वल टू z, तो dx इक्वल टू dz हो जाना था कुल मिलाकर, ठीक है, इसमें ज्यादा चेंज नहीं होना था। तो आपका यहां से k की जो वैल्यू निकलनी थी ना फोर्स कांस्टेंट की डबल डिफरेंशिएशन करने पर, वो 2d अल्फा स्क्वायर आपकी आनी थी, यही आपका करेक्ट ऑप्शन था, ठीक है। अगला ऑप्शन को आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि फॉर अ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल सिस्टम द वेव फंक्शन इज गिवन एज दिस, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए। तो देखिए आपका क्या होता है, देखो जब हम लोग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालते हैं तो क्या करते हैं, साई स्टार एक्स इंटू साई एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, ये 1 होगा, ये प्रोबेबिलिटी होती है ओवरऑल, अगर टोटल निकालोगे तो ये प्रोबेबिलिटी तो डायमेंशन लेस होती है ना, डायमेंशन लेस। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि आपके पास जो वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन में ये जो आपका पार्ट है, देखो जरा ध्यान से, जब इसको तुम ऐसे लिखोगे बार बार तो ये आएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, दो बार मल्टीप्लाई होगा ना, ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, और ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, और dx, ये इस तरीके से लिखकर आएगा आपका इज इक्वल टू डायमेंशनलेस। अब ये एक्सपोनेंशियल वाले टर्म की तो कोई डायमेंशन है नहीं, इस वाले टर्म की,
इसका मतलब हो गया ए स्क्वायर की डायमेंशन निकालोगे तो वो क्या होगी, ए स्क्वायर इंटू ये लेंथ का स्क्वायर, ठीक है, और ये भी dx क्या होगा, लेंथ होगा, लेंथ का स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन लेस, इक्वल टू कुछ नहीं है, डायमेंशन लेस। इसका मतलब क्या हो गया कि ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन, यहां पर ये एल आएगा, एल और इक्वल टू डायमेंशन लेस, ठीक है, इक्वल टू 1 अपॉन एल क्यूब आना चाहिए। तो ए की पावर, ए की यूनिट क्या आएगी, ए की यूनिट आएगी एल की पावर -3/2, ये -3/2, ये इसकी डायमेंशन आएगी। तो यहां से आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, ये डायमेंशन पूछी हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन पूछा हुआ था, आपको ए की वैल्यू आपके क्यूबिक सिस्टम के लिए दे रखी थी, मॉलिक्यूलर वेट दे रखा था, डेंसिटी दे रखी थी और टाइप ऑफ यूनिट सेल बतानी थी, और क्यूबिक यूनिट सेल है ये आपको बोल रखा था। कुल मिलाकर जेड की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो आपको पता है डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू होता है m इंटू एन ए अपॉन मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना, तो m अपॉन वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ए क्यूब, ठीक। अब मॉलिक्यूलर वेट को पर मोल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग Na से डिवाइड कर देते हैं, मतलब पर मोल में होती है ना, तो पर मॉलिक्यूल में चेंज करने के लिए Na से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो रो इक्वल टू Na इंटू ए क्यूब, और यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल होते हैं एक यूनिट सेल में, जेड, तो जेड इंटू एम अपॉन Na इंटू ए क्यूब आपका यूज करना था यहाँ पर, और यहाँ से आपको जेड की वैल्यू कुल मिलाकर निकालनी थी, वो निकलती Na इंटू ए क्यूब इंटू आपका रो और डिवाइडेड बाई आपका एम, ठीक है, ये आपको यहाँ पर निकालना था कुल मिलाकर। तो यहाँ से जेड की वैल्यू आप निकालते तो अराउंड 3.76 के आसपास आ रही होगी, तो ये कुल मिलाकर नियर 4 आ रही थी। तो इससे आपका जो आंसर होना था वो एफसीसी टाइप का सिस्टम आपका था, ये आपको क्या करना था, आंसर बताना था। हाँ जी, ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मेमोरी बेस्ड है तो थोड़ा जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, है ना, बाकी पेपर आएगा तो फिर डिटेल में सॉल्यूशन करेंगे। लूमो ऑफ बेंजीन पूछा था, तो भाई लूमो ऑफ बेंजीन में 6 ऑर्बिटल होते हैं। कई लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं तो साई3 तक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, बट ये एमओटी जब आप इसको पढ़ोगे, मैंने हकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़ाया भी था आपको क्वांटम में, ये आपका साई1 होता है, देन साई2 इक्वल टू साई3 होता है, देन आपके पास साई4 और साई5 आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है, और इसके बाद ये होता है आपका साई6, दो दो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये जो आपका होगा वो लूमो, लूमो, इस लूमो में कितने नोड्स होंगे, थर्ड एनर्जी स्टेट्स है ना, तो 2 नोड्स होंगे, 2 नोड्स। तो 2 नोड्स के लिए क्या आंसर होगा आपका, 2 नोड्स के लिए देखिए आप जरा ध्यान से, ये बी और सी करेक्ट ऑप्शन दे रखे थे। इसमें देखिए कितने नोड है, जरा ध्यान से देखिए, इसमें देखिए जरा ध्यान से, इसके इसके और इसके बीच में एक नोड ये है, ठीक है, और इन दोनों के बीच में एक नोड ये है, तो 2 नोड इसमें भी है। इसमें देखिए जरा ध्यान से, इसमें आपके पास एक नोड तो ये है जो पूरा एग्जिस्ट कर रहा है, इन दोनों ऑर्बिटल के बीच से होता जाता हुआ, ठीक है, और एक नोड आपका ये एग्जिस्ट कर रहा है इन दोनों ऑर्बिटल्स के बीच में जाता हुआ। तो ये 2 नोड्स बी एंड सी करेक्ट ऑप्शन था, कि बी एंड सी ये दे रखा था। एक क्वेश्चन देखिए जरा ध्यान से, ये ट्रिपलेट ट्रिपलेट स्टेट ऑफ एच के लिए आपसे पूछा हुआ था। अब देखिए ट्रिपलेट स्टेट का मतलब होता है जो आपका स्पिन पार्ट होना चाहिए ना, उसमें ये होना चाहिए अल्फा 1 अल्फा 2, या फिर बीटा 1 बीटा 2, या फिर अल्फा 1 बीटा 2 प्लस अल्फा 2 बीटा 1, ये वाला टर्म आपका होना चाहिए। तो आपको मैट्रिक्स दे रखी थी, सॉल्व करके चेक करना था कि किस वाली मैट्रिक्स में आपका अल्फा 1 बीटा 2 अल्फा 2 बीटा 1 या फिर ऐसा कुछ आए, वो ट्रिपली स्टेट होगी। तो इसको कुल मिलाकर आपको सॉल्व करना था। इसको आप सॉल्व करते तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन था, ये वाला ऑप्शन आपका क्या था, करेक्ट ऑप्शन था। इसको सॉल्व कैसे करते हैं अभी हम सब लोग ये देख ही चुके हैं। यहाँ पर रखना, यहाँ पर आपके पास, यहाँ पर ये 1s1 भी होगा, ठीक है, और 2s1, इसको देख लेना ध्यान से, अब मुझे पूरा याद नहीं है। इसको आप जब सॉल्व करेंगे ना, तो इसको सॉल्व करके इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो इसको सॉल्व करके ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इस तरीके से आपके पास पूरी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। मैंने माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, इसको मल्टीप्लाई करिए, बीच में माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, इसको बीच से मल्टीप्लाई करिए, बीच में माइनस, माइनस से मल्टीप्लाई करिए, माइनस माइनस प्लस। इसके बाद इसमें अल्फा 1 बीटा 2 कॉमन करिए, और यहाँ से अल्फा 2 बीटा 1 कॉमन करिए, दोनों बीच वाले कॉमन आएंगे टर्म, फिर उस कॉमन टर्म को कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ से आएगा अल्फा 1 बीटा 2 प्लस अल्फा 2 बीटा 1। तो इसको सॉल्व करने से, इसको सॉल्व करने से जो आपका स्पिन पार्ट आ रहा है उसमें अल्फा 1 बीटा 2 प्लस अल्फा 2 बीटा 1 दे रखा है, और ये जो स्पेशियल पार्ट है ये भी आपका एंटीसिमेट्रिक होना चाहिए, तो ये एंटीसिमेट्रिक भी आ रहा है। तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या था, करेक्ट ऑप्शन था। तो भाई पार्ट बी में देखो इतना टफ क्वेश्चन पूछ लिया आप सभी से, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एक रिएक्शन दे रखी थी H2 प्लस I2 से ट्वाइस HI बन रहा है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था आपका, ठीक है।
एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द प्रोडक्ट फॉर्मेशन दे रखी है प्लस में 167 एंड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन दे रखी है -8। ठीक है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन का अगर आप ऐसे ग्राफ बनाएंगे, ऐसे अगर आपने स्टार्ट किया, एंथैल्पी निगेटिव है तो प्रोडक्ट लेस एनर्जी का होगा। एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए कितनी दे रखी है? 167 किलो जूल पर मोल दे रखी है। ठीक है, और ये जो एनर्जी होगी इतनी बीच वाली, ये होती है एंथैल्पी, तो -8, कुल मिलाकर 8 है ये। ठीक है, तो आप एनर्जी ऑफ डिकम्पोजिशन रिवर्स रिएक्शन के लिए देखेंगे तो वो क्या हो जाएगी? एक्टिवेशन एनर्जी 8 इसमें जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 175 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको रिवीजन क्लास में कॉन्सेप्ट बताया हुआ था, जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है वो ज्यादा तेजी से उसका रेट कांस्टेंट क्या होता है? चेंज होता है। तो इसका यही आंसर सही था, क्या कि जो केडी है वो इंक्रीजेस मोर रैपिडली विद द टेम्परेचर, क्योंकि उसके लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या होगी? ज्यादा होगी। बाकी सारे के सारे स्टेटमेंट इसके गलत थे। ठीक है, इसके बाद देखिए, ये आपका हार्पून मैकेनिज्म से भी क्वेश्चन आपसे आजकल आने लगे हैं। हार्पून मैकेनिज्म आपको दे रखी है। हार्पून मैकेनिज्म के लिए जो आपका स्टेरिक फैक्टर होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है। और स्टेरिक फैक्टर क्या होता है? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर जो एक्सपेरिमेंटली निकाला जाए, अगर उसको हम डिवाइड कर दें किसके साथ? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ऑफ फ्रॉम द कोलिजन थ्योरी, तो फिर आपका आता है क्या कहते हैं? स्टेरिक फैक्टर। पी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। ए के प्लस बी आर टू से के बी आर प्लस बी आर बन रहा है, और के इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी दे रखा है। तो स्टेटमेंट पूछ रहा था कि हार्पून मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो भाई देखिए, अगर आपके पास ए अपॉन ए टी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब है एक्सपेरिमेंटल वाली जो वैल्यू होगी वो 80 से क्या होगी? ज्यादा होगी। इसके अलावा दूसरा क्या पूछा हुआ था कि ईए की जो वैल्यू होती है, जो कॉलिजन थ्योरी होती है, वो एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री बायोमोलिकुलर रिएक्शंस को एक्सप्लेन करती है आपकी कॉलिजन थ्योरी। तो उसमें जो ईए की वैल्यू होती है वो या तो क्या होती है? ग्रेटर देन 0 होती है या फिर 0 होती है। इतनी पॉसिबल होती है, निगेटिव नहीं हो सकती है। तो बाकी सारे ऑप्शन में क्या दे रखा था? कुछ ऑप्शन में ईए 0 दे रखा था, कुछ ऑप्शन में ईए निगेटिव दे रखा था। तो निगेटिव वाला ऑप्शन गलत होना था और ये इक्वल टू 0 आपको सेलेक्ट कर लेना था। तो आपका ये एक क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये भाई आपके टोटल क्वेश्चन थे। हम लोगों ने लगभग कितने करे हैं क्वेश्चन पार्ट सी में? 1 2 3, ठीक है, इसके बाद 4 5 6 7 8 9 10। तो आपके फिजिकल केमिस्ट्री के टोटल 27 क्वेश्चन जितने भी, लगभग मुझे तो लग रहा है आप सारे ही हो गए। ठीक है, तो पार्ट सी में आपके टोटल 17 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए, और पार्ट बी में हम लोगों ने 10 क्वेश्चन आपके डिस्कस किए हुए हैं। तो 27 क्वेश्चन फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री। अब ये तो मुझे लग रहा है लगभग पूरे ही हो गए। ठीक है, और यहां पर भी लगभग पूरे ही हो गए हैं। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन आते हैं जिसमें 27 क्वेश्चन फिजिकल के हो गए। एक आधा अगर कोई बच गया हो तो आप लोग कमेंट करके बताना। तो ये आपका फिजिकल केमिस्ट्री का कंप्लीट सॉल्यूशन था। ठीक है, तो आप सभी लोग भाई कर सकते हैं काम अपना, है ना? ये आपका पेपर था, इसके अकॉर्डिंग ही आप लोग तैयारी करिएगा आप अपने अगले एग्जाम की। और जो लोग तैयारी करना चाहते हैं मैट कैम क्लासेस के साथ, तो मैट कैम क्लासेस अपना नया बैच स्टार्ट कर रही है। ठीक है, दिसंबर 2025 के लिए 5 अगस्त से, जिसमें लाइव बैच और रिकॉर्डेड बैच दोनों बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। तो उन्हें आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैट कैम क्लासेस का ऐप का लिंक मिलेगा आपको, वहां से आप चाहें तो कोर्सेज को क्या कर सकते हैं? ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई डाउट कोई क्वेरी हो तो आप जरूर कमेंट करिएगा।